नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे न्यूज एट वन, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। और न्यूज एट वन में बात होगी सुबह से लेकर दोपहर तक की हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सुपर कॉमेडी किंग सुनील पाल की कर रहे हैं, जो आखिरकार सकुशल वापस लौट आए हैं। पिछले कई दिनों से उनकी किडनैपिंग को लेकर जो तमाम कहानियां थी, किस्से थे, सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज हेडलाइंस में शुमार थे। और आखिरकार सुनील पाल सकुशल वापस लौट आए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रही हैं, जहां पर आखिरकार सुपर कॉमेडी किंग सुनील पाल एक कार्यक्रम में भाग कर लेने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन इसी दौरान बीच रास्ते में उनकी किडनैपिंग हुई। उसको लेकर उनके परिवारजन बेहद परेशान नजर आए। परिवार की तरफ से मुंबई में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई और आखिरकार 7 से 8 घंटे तक उन्हें जो फिरौती करने वाले लोग थे, उन्होंने उन्हें अपनी चुंगल में फंसा कर रखा। लेकिन गनीमत रही कि सुनील पाल किसी तरह बाल बाल बचे। तो बड़ी खबर, किडनैपर्स के चुंगल से बाल बाल बचे सुनील पाल। कई घंटे लापता होने के बाद सुनील पाल वापस घर लौट आए हैं। सुनील पाल ने अपनी किडनैपिंग की पूरी कहानी बताई। तो किडनैपर ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन किसी तरह से मैनेज करके सुनील पाल व उनके जो तमाम रिश्तेदार थे, जिनकी मदद के सहारे आखिरकार सुनील पाल को सकुशल किडनैपर्स के चुंगल से बचाया गया। लगातार सोशल मीडिया में तमाम तरह की अफवाहें चल रही थी कि आखिरकार अचानक से एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुनील पाल पहुंच रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनका किडनैप किया गया बीच रास्ते से। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं और उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव बातचीत होगी कॉमेडी किंग सुनील पाल से। तो पूरी घटना क्या कुछ कह रही है, जहां पर कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल घंटों तक लापता रहे। लापता होने के बाद सुरक्षित आखिरकार घर लौट आए। एक शो के लिए वो मुंबई से निकले थे और जिसके बाद वो अचानक से बीच रास्ते में गायब हुए। उनके संपर्क न होने पर परिवार के लोग हैरान, परेशान, निराश रहे। उनकी वाइफ ने 3 दिसंबर को मुंबई के सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में बकायदा रिपोर्ट दर्ज कराई। गनीमत रही कि घंटों के बाद उनका पता लगा और आखिरकार उसके बाद जब वो आए तो 4 दिसंबर को मुंबई वापस। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आखिर पिछले कुछ घंटों के दौरान किस तरह के ट्रॉमा से सुनील पाल खुद गुजरते नजर आए, किस तरह से किडनैपर्स ने उनको दबा कर रखा, किस तरह से उनको मेंटल टॉर्चर किया गया, किस तरह से फिरौती के लिए उन पर दबाव बनाया गया, कितनी रकम उनसे मांगी गई और किस तरह का वो टॉर्चर करते नजर आए और किस तरह से उनको परेशान भी करते नजर आए आखिरकार। लेकिन बड़ी बात थी कि जिनको उनके जो तमाम चाहने वाले थे, फैंस थे, जो निराश थे, परेशान थे, इस बात को लेकर तमाम जगहों पर सर्च चल रहा था कि आखिरकार अचानक एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कॉमेडियन किंग सुनील पाल जब निकले थे तो बीच रास्ते में अचानक से कहां गायब हो गए। इस बीच कई तरह की अफवाहें हुई कि भाई ये पब्लिसिटी स्टंट है। सुनील पाल अचानक से जिस तरह से गायब हुए, उनकी पत्नी ने स्टेशन जाकर, पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर रजिस्टर कराई। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है कुछ टाइम बाद वो वापस आ जाएं और एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। लेकिन जब सुनील पाल वापस आए तब उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ और बताया कि किस तरह से पूरी गैंग ने उनको धर दबोचा, किस तरह से उनकी आंखों पर पट्टी बांध के रखी, किस तरह से एक अंधेरे कमरे में उनको बांध के रखा। जब उनके मुंह से पट्टी हटाई जा रही थी तब किडनैपर्स अपने ऊपर नकाब बांध रहे थे और जब अपना नकाब उतार रहे थे तो एक पूरी कोशिश कर रहे थे कि सुनील पाल को नजर ना आए कि आखिरकार उनकी किडनैपिंग किस व्यक्ति द्वारा की गई है। तो लगातार जो कॉमेडी किंग है, कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मान चुकी हैं, सुनील पाल आखिरकार सकुशल वापस लौट आए। और इसी पर बेहद खास चर्चा के लिए, एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जेके मीडिया पर हमारे साथ सुनील पाल एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तमाम आपके फैंस इंतजार कर रहे थे और यह समझना चाह रहे थे कि अचानक से जो खबर निकलकर सामने आई, जहां पर आपके परिवार की तरफ से एफआईआर रजिस्टर कराई जाती है कि एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुनील पाल जा रहे थे और अचानक से वो गायब हो गए।
बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय साझा करने के लिए। तमाम फैंस आपका इंतजार कर रहे थे और आखिरकार बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरह से हेल्दी एकदम सकुशल देखते हुए। समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था वो पूरा वाकया जिसने अचानक से सोशल से लेकर डिजिटल, डिजिटल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तहलका मचा दिया और हर कोई सर्च करने लगा कि अचानक रातों रात सुनील पाल कहां गायब हो गए। 10-15 दिन पहले एक फोन आया कि सुनील पाल जी, हमें आपका एक इवेंट करना है हम्म। हरिद्वार में, फाइव-स्टार होटल में बर्थडे का फंक्शन है। उसी होटल में आपके रहने की सुविधा भी हो जाएगी। हम्म। कि आपका क्या पेमेंट होगा? तो मैंने कहा भाई मेरा पेमेंट का मैंने बताया उनको। बोले अरे नहीं सुनील जी, बहुत ज्यादा पेमेंट है, थोड़ा हम्म। कम कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो पेमेंट की बात तय होगी। टिकट भी उन्होंने भेज दिया। मैं दरभंगा में था एक दिन पहले, दरभंगा से दिल्ली का टिकट उन्होंने भेज दिया एंड एडवांस भी भेज दिया। और मैं वहाँ दिल्ली पहुंचा हम्म। तो कार वहां पर खड़ी थी पार्किंग में। हम्म। वहां से मुझे बिठा के एक जगह लेके गए और मैंने कहा भाई मुझे दवाई खाना है। तो बोले ठीक है, एक जगह रुकवाते हैं आपको। हम्म। और छोटी सी बैग थी ट्रैवलिंग में, मैंने छोटी बैग जानबूझ कर रखी थी ताकि हम्म। देर ना हो जाए, चेक इन ना करना पड़े। जी। तो निकाल के मैंने दवा खाने के लिए बाहर ट्राई किया तो पीछे से एक टैप हुआ कि भैया अरे सुनील जी कैसे हैं आप, मैं हम्म। आपका फैन हूँ, ये है वो है, आइए ये मेरी छोटी सी गाड़ी है देखिए ना। एक गाड़ी गाड़ी के उस तरफ बंदा था, एक ड्राइवर था। उन्होंने धक्का डाल के मुझे गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी तुम से चल पड़ी। और बोला भाई आप चिंते हो, चिल्लाओ मत, चीखना मत, भैया ऐसा है कि हमारे पास बंदूक भी है, चाकू भी है, हम आपको वार कर सकते हैं, चुप चुप रहो। हम्म। पट्टी बांध ली आंखों में। और वो मुझे 1-1.5 घंटे के 2 घंटे के सफर में कहीं सुनसान एरिया में लेके गए, एक हम्म। घर में। और वहां पे मेरी आंख से पट्टी खोली और देखा कि पूरा अंधेरा था, हल्के हल्के लोग नजर आ रहे थे। और उन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, ये करना शुरू किया, धक्का मारना शुरू किया, ये करना शुरू किया। और बोला कि भैया देखो हम बहुत खतरनाक लोग हैं, फला है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है, वो करते हैं हम लोग। और हमें पैसे चाहिए। हम्म। मैंने कहा कितनी क्या, रकम सर उनकी तरफ कितने से पैसे की मांगी गई उम्मीद कर रहे और हैं आप? वो समय कितना खौफनाक था किसी भी व्यक्ति के लिए कि अचानक से आप एक बहुत कार्यक्रम को अटेंड करने जा रहे होते और अचानक से सोचिए। आपको किडनैप कर लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए बोले हम्म। तो मैंने कहा भाई मेरे पास इतने नहीं है। हम्म। और मैं तो बोले रात भर सोचो, सुबह बात करते हैं, ठीक है? खाना खाएंगे। और खाना खाने के लिए मुझे पनीर की सब्जी और रोटी ताजी ताजी मंगवाई उन्होंने। जी। पानी वानी पिलवाए, किया, बोले आराम करो। 7-6, 2-4 मुस्टंडे आजू बाजू में थे। दरवाजा बंद कर दिया। मैं सो के सोता कहाँ से, आँख जी। नींद जी। नींद नहीं आ रही थी मुझे। हम्म। और मैं देख रहा था, जाग रहा था, सोच रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ क्या हुआ, मेरा वो सब चल रहा था। सुबह वो आए, हम्म। बोले एक काम करो, अपना एटीएम कार्ड दो। बोला मैं कार्ड एटीएम कार्ड रखता नहीं हूँ। जी। जी। तो बोले फिर कैसे करोगे? तो मैंने कहा भाई, बोले आपके पत्नी को फोन करो। मैंने कहा भाई घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, घर वालों हम्म। को फोन मत करो, मैं अपनी तरफ से कुछ करता हूँ। बोले क्या करोगे? हम्म। बोले काम करो, 20 लाख नहीं 10 लाख ही दे दो, ठीक है, ओके। हम्म। और तो मैंने कहा भाई कैसे करो? तो बोले बोले भाई, ठीक है काम करते हैं, अकाउंट मेरे दोस्तों के कुछ बात करता हूँ, हम्म। किसी से लाख किसी से 2 लाख, ऐसे जो भी हो सकता है जी। करता हूँ और आपका काम हो जाएगा। बोले ठीक है। पट्टी बांध के फिर गाड़ी में बैठा, कहीं सुनसान एरिया में 1 आध घंटे बाद लेके गए। और वहां से उन्होंने ट्रांजेक्शन शुरू किया। उसमें बहुत समय लग गया। हम्म। और 6:30 6:30 बजे उन्होंने मुझे, उनके पास 7.5 लाख रुपए तो करीब पहुंच चुके थे। तो बोले कि अब जाओ आप, ठीक है, हम्म। ये 20,000 रुपये रखो, आप फ्लाइट का टिकट भी कर लेना। और ये जो पैसे आपसे लिए जीवन में कभी मौका मिले तो लौटा भी देंगे आपको, ठीक है? हम्म। आपका सब डिटेल है हमारे पास। अच्छा, मोबाइल उन्होंने पहले से ले लिया था मेरा मेरा हम्म। हम्म। तो मेरा सारा डिटेल उनके पास में है, परिवार के फोन नंबर, सबके फोन नंबर, सबके सब उसके पास। हम्म। तो बोले भाई जाओ अच्छे से आराम से बच्चों के साथ खेलो कूदो, और हमारे बारे में कुछ बुरा मत सोचना और बुरा मत करना, ठीक हम्म। है, वरना आपको तो पता है। हम्म। ठीक है। ये बात हुई, फिर हम लोग, मैं 11:55 की फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ गया। ठीक, क्योंकि आपने सर कहा कि बिल्कुल इस बात का अंदाजा आपको नहीं था, किस तरह की वो फीलिंग थी, कितना खौफनाक वो पल था जब आपको पता चलता है कि 4 से 5 बहुत लोगों ने बहुत। आपको एकदम दबोचा हुआ है, कोई तो पता नहीं नेक्स्ट सेकंड क्या हो जाए। हाँ बिल्कुल यही था। मैं सोच रहा था कि भैया अब ये क्या हो रहा है, अभी हम्म। कैसे, मैं कहाँ, कैसे फंस गया, कहाँ निकलूंगा, कैसे निकलूंगा। हम्म। परमात्मा मुझे बचा ले, मतलब ये मैं कहाँ, क्या सोच, हम्म। एक इवेंट सोच के आया था और क्या निकला, मतलब मेरा तो हर चीज का तन मन धन सबका लॉस हुआ और हम्म। मतलब मैं परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। जी। और
बस प्रार्थना ही कर रहा था कि भाई भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले। तो चलो, जान बची लाखों पाए। बिल्कुल। फैंस सर आपके बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे, जगह जगह जब हमने आपको कांटेक्ट किया उसके बाद से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सुनील पाल कॉमेडी किंग हमारे साथ लाइव एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे, तो आपके उस सवाल है तो आप पूछिएगा। उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जो अक्सर उठा कि क्या जब सुनील पाल सर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इस कार्यक्रम के लिए हाँ किया, तो क्या वेरीफाई किया था कि वो ऑथेंटिक लोग ही हैं? क्योंकि अमूमन ऐसा हो सकता है कि अचानक से फेक कॉल आए और कोई सेलिब्रिटी किसी के जाल में फंस जाए। इट्स अ लाइफ टाइम यही हुआ है। एक्सपीरियंस। देखिए, इससे पहले तो कभी मेरे साथ में ऐसा किस्सा हुआ नहीं था, जी जी। और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने कॉल अटेंड किए और फर्स्ट टाइमर के हिसाब से उनके साथ शो किया। हम्म। तो आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके फर्स्ट टाइमर के हिसाब से हमने शो किया। जी। तो वही उसी को मैंने समझ रखा था, भैया इतना प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहा है, नंबर मांगा, अकाउंट नंबर, हम्म पेमेंट कर दिया, टिकट भेज दिया। ये तो शो ही। और दूसरा, जिस शहर का नाम लिया, हम्म हम्म, उस शहर जिस शहर का नाम लिया, जी जी। अ, हरिद्वार। ठीक है ठीक है। एक तो आनंद की घड़ी है ना, वो तो फिर बिल्कुल सर। बहुत अच्छी घड़ी है। तो इवेंट भी है, कार्यक्रम भी, और पूजा भी हो गया, तो है ना। हम्म। अब जब एफआईआर रजिस्टर हुई है तो सर, ये तो सोच क्या के, कुछ आउटकम निकला है? किस तरह की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? जब मैं यहाँ बॉम्बे में हम्म जब यहाँ बॉम्बे आया मैं, तो मेरे हम्म घर पे पुलिस वाले ऑलरेडी बैठे हुए थे, क्योंकि दिन भर पुलिस वाले हम्म हमारे घर पे परिवार के साथ में ही थे। हम्म और उनके साथ में कोई भी बात चुप नहीं होती, क्योंकि अ, ये जो मुंबई क्राइम वाले जो, हम्म, या मुंबई के जो पुलिस वाले, ये दुनिया के नंबर 1 पुलिस जी। वाले, इनसे कोई बात नहीं छुप सकती। हम्म वो टोन से ही पता चल गया उनको कि ये किडनैपिंग है। उन्होंने हम्म खुद ही बोला किडनैपिंग है। तब तक न्यूज में लीक हो चुकी थी कि ये किडनैपिंग है, ठीक है। हम्म तो मुझे पुलिस वाले घर पे मेरा बयान लिया, मुझे पुलिस स्टेशन में लेके गए। दूसरे दिन फिर पुलिस में लेके गए, फिर सब चीजें पूछते रहे। हम्म और लेकिन अभी क्या है, मेरी मेंटल स्थिति ऐसी है कि मैं घबराया हुआ हूँ, क्योंकि हम्म उन्होंने सारा डिटेल मेरा ले लिया है, सब चीजों का सब ले लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कैसे करूँ। पुलिस की निगरानी में है और पुलिस वाले मेरे साथ में ही हैं, और मैं संपर्क में हूँ, पल पल में पुलिस के साथ में संपर्क। नो डाउट सर, आपका समय बहुत कीमती है। एक मेंटल और फिजिकल रेस्ट की भी आपको जरूरत है, और लगातार पूरी मीडिया इंडस्ट्री आपको कांटेक्ट करना सबक चाहती है। सबक तो मिल गया, सबक हम्म सबक यही मिल गया कि आपके थ्रू मैं यही कहना चाहूंगा हम्म कि भैया कितना भी आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, हम्म अकेले रैंडमली किसी के भरोसे मत जाना, जब तक आपको पूरी तरह से शिनाख्त करो। आजकल तो अभी मैंने पुलिस का 10 पुलिस वालों का एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है, हम्म, व्हाट्सएप ग्रुप। जी। अब मैं जहां भी जाऊंगा, जिसके पास भी जाऊंगा, उसका पूरा डिटेल उस ग्रुप पे डाल दूंगा, टैक्सी का, गाड़ी का, हम्म सामने वाले के बंदे का वीडियो सब डाल दूंगा कि भाई मैं हम्म यहाँ पहुंचा हूँ। ये वो उतना मैं अब करना शुरू करूंगा, और हम्म सबसे कहूंगा कि आप भी करिए। मेरे सर फटाफट गाड़ी में नहीं बैठेगा। दो सवाल है, क्योंकि आपने जिस तरह से अपने इंटरव्यू में कहा कि जो किडनैपर्स थे वो भी आपके फैन निकले। अदरवाइज किडनैपर ऐसे हाँ, नहीं होते जिन्होंने आपको बकायदा जब रिलीज किया तो 20,000 रुपए आपको दिए, कहा कि आप शांति से फ्लाइट से जाएं, अपने परिवार के फैन साथ समय फैन एंजॉय से करें, ज्यादा और फैन से सब कुछ ज्यादा ठीक भाई रहा तो साहब, पैसे वापस कर फैन देंगे। से ज्यादा फैन से ज्यादा जब उन्होंने शो बुक किया ना, हाँ वो जानते ही थे ना मुझे, मेरे बारे में सब जानते ही थे ना, मुझे शो के लिए तो बुक किया था उन्होंने। ठीक। जी। तो तुमको पता ही था कि कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, ये है वो है। और यहाँ पैसे भी दिए, एंड में जाते थे बोला कि हमको बुरा मत हम्म समझना, हम आपको पैसे लौटा भी देंगे जीवन में, कभी याद हम्म करना आप, ठीक है। हम्म हम खराब लोग नहीं है, आप हमारे साथ बुरा बर्ताव मत करना, और हम आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं हम्म। करेंगे, ऐसा बोल के निकल गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर हमारे साथ लाइव एक्सक्लूसिव जुड़ने के बहुत लिए। अच्छा, तो ये थे बहुत शुक्रिया। सुपर कॉमेडी किंग सुनील पाल, एक्सक्लूसिव जेके मीडिया से बात करने के लिए। आपने उनको लाइव एक्सक्लूसिव सुना और समझा आखिरकार जिस तरह से पिछले कई घंटों से वो लापता रहे, लापता होने के पीछे की कहानी क्या कुछ कह रही थी, और लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि भाई ये पब्लिसिटी स्टंट है। उन्होंने बताया कि जो लोग इस पूरे मामले को पब्लिसिटी स्टंट कहकर अफवाह बयान दे रहे थे, इस घंटों के दौरान उन पर क्या कुछ गुजरा। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, और बात होगी संभल हिंसा में एक्शन की। योगी सरकार बेहद सख्ती के साथ संभल हिंसा को प्लांट करने वाले लोगों के खिलाफ एकमुश्त होकर कार्रवाई करती नजर आ रही है। सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि संभल हिंसा पर फुल एक्शन में है योगी सरकार, जहां पर सीएम योगी ने कहा कि उपद्रवियों को बिल्कुल भी
बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच चंदौसी में बुलडोजर की मदद से कई अवैध दुकानों को तोड़ा गया, तो 2 से 3 अपडेट आज संभल को लेकर निकलकर सामने आए हैं। जहां एक तरफ संभल हिंसा के बाद फुल एक्शन में है योगी सरकार। योगी जी की तरफ से कहा गया कि भैया एक भी ऐसा उपद्रवी ना हो जिसको बिल्कुल भी बख्शा जाए, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो संभल मामले को लेकर योगी सरकार फुल एक्शन मोड में। योगी सरकार पूरे समाज को सजा दे रही है। अब देखिए पलटवार भी शुरू हो गया। ओवैसी ने बयान दिया है कि योगी सरकार कुछ लोगों की सजा पूरे परिवार को दे रही है। और इसी बीच क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, करके आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ला रहे हैं, क्योंकि संभल हिंसा लगातार सुर्खियों में है। योगी आदित्यनाथ लगातार फुल एक्शन में निकल कर आए हैं। जुड़े अपडेट्स क्या कुछ कह रहे हैं वो आप देखिए। जहां पर संभल हिंसा का आज 12वां दिन है और संभल लगातार जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वहां पर सुरक्षा कर्मियों की भयंकर तैनाती है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की भारी नजर है। साथ ही साथ 10 दिसंबर तक धारा 163 BNS की लागू है, लिहाजा बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी है। उपद्रव के दौरान अब तक 34 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 महिलाएं भी उसमें शामिल है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हुई थी। 20 अन्य आरोपियों की पहचान हुई है। फॉरेंसिक टीम जिस तरह की जांच कर रही है, मौकाए वारदात से नालियों से पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान खोखे बरामद हुए हैं। अब तक 400 लोगों की पहचान हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से जेल में मुलाकात करने पर कार्रवाई भी हुई है। इस दौरान मुरादाबाद जेल के जेलर और डेप्यूटी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया और जेल अधीक्षक के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। इसी बीच देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभल हिंसा में जितने उपद्रवी थे एक को भी बख्शा ना जाए, सबको सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया जाए। इसी बीच यह भी बात निकलकर सामने आई कि योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो अयोध्या में राम मेले का कार्यक्रम का आयोजन में शामिल होने के लिए, लेकिन उस दौरान पहली बार वो संभल हिंसा पर भरे मंच से बयान देते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संभल हिंसा में जितने भी उपद्रवी थे उसको लेकर उन्होंने कठोर कार्रवाई की बात की है। तो योगी जी के सख्त निर्देश हैं, जहां पर संभल या किसी अन्य जिले में किसी तरह की सूरत में भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि संभल हो चाहे आसपास का कोई इलाका या यूपी का कोई भी क्षेत्र, अगर किसी ने किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ यह भी उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में इस बात को और सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह के पूरे प्रकरण में, इस तरह की हिंसा में जितने भी लोग हों, ना सिर्फ उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, बल्कि ऐसा संदेश दिया जाए कि दूर दूर तक कोई व्यक्ति इस तरह की हिंसा की साजिश रचने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचे। और इसी बीच अब आगे बढ़ रहे, रुक कर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ अगली खबर प्ले की जाए, जहां पर सीएम योगी ने कड़ा संदेश दिया है। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी AIMIM चीफ, उन्होंने कहा कि संभल हिंसा में जो भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक्शन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए। जिसका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म बस यही है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती, वो सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर रही है। क्या ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार है या नहीं? तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए चंदौसी के संभल में जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। और इसी बीच बड़ी खबर, जहां पर संभल हिंसा पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ बोलते हुए नजर आए। और क्या कुछ बोला वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि संभल और बांग्लादेश की घटना एक जैसी है। सीएम योगी ने कहा कि दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का DNA भी एक जैसा है। सीएम ने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो किया वही संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। बड़ी खबर, जहां पर पिछले दिनों पेश आई संभल हिंसा को लेकर लगातार सीएम योगी एक्शन मोड में थे, लेकिन पहली बार भरे मंच से उन्होंने संभल हिंसा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और संभल में जो हो रहा है उन दोनों का DNA
एक ही है। 500 साल पहले जो बाबर ने किया वही अब संभल में किए जाने की साजिश रची जा रही है और ऐसे लोगों को, ऐसी नापाक सोच वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या में किया बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। संभल हिंसा को लेकर लगातार कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा कि माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में, श्यामपाल पाल जी के नेतृत्व में लगातार वहां पर भी कोशिश की गई, वहां के लोगों का दुख दर्द जानने का प्रयास किया गया। लेकिन ये जो बयान निकलकर सामने आया है कि संभल और बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे की जो साजिश करता है उनका डीएनए एक जैसा है और जो 500 साल पहले बाबर ने किया वही अब संभल में हो रहा है। इन तमाम बयानों को आप कैसे देख रहे हैं? कमजोर देश के प्रधानमंत्री तो अब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उनको चिढ़ाने का काम कर रहा है। बांग्लादेश से सरोकार विपक्ष का तो कोई है नहीं जी। एज ए मित्र देश के रूप में बांग्लादेश को जाना जाता है, ये साफ हमें भी पता है, आपको भी पता है। जी जी। लेकिन अडानी का बड़ा व्यापार बांग्लादेश में है और बांग्लादेश की पदस्थुत जो महिला राष्ट्रपति है वो इस वक्त भारत में है, मोदी जी की शरण में। तो जो ये सारी चीजें संभल से लेके बांग्लादेश तक जो इंट्रोड्यूस की जा रही है जनता के सामने योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ खुली चुनौती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मैं चाहूंगा तो आपके लाडले अडानी का बिजनेस अस्थिर हो जाएगा, मैं इतना जहर बोल दूंगा कि वहां वो व्यापार नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे पद से हटाने की जरूरत सपने में भी मत सोचिएगा। ये योगी आदित्यनाथ जी का मैसेज है। बाकी विपक्ष से क्या लेना देना। और संभल का रास्ता इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने चुना, 5 लोगों की हत्या पुलिस के द्वारा इसलिए करवाई क्योंकि वो भी मैसेज वो प्रधानमंत्री मोदी को देना चाह रहे हैं कि ना तो हम प्यारे होने। पूरी बीजेपी तो ये आरोप लगा रही कि संभल हिंसा के पीछे जो उपद्रवी हैं वो तो है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस इस संभल हिंसा के नाम पर सियासत कर रही है और इसीलिए जब मालूम है धारा 163 लागू है तो क्या जरूरत है वहां जाने की? देखिए, अगर मैं आपको कुछ गलत बोलूं ना, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपके साथ गलत करूँ ना, हिंसात्मक प्रवृत्ति ना करूं तो आप मुझे आपको कोई बीमारी तो है नहीं जी को आप मुझे कुछ करने लगोगे, कहने लगोगे, वो तो आक्रोश होता है। तो जो योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों ने जो संभल में किया है वो हिंसा कराने के लिए किया था। लोगों को पिटवाया, लाठी चलवाई, फिर उसके आक्रोश में वहां के नौजवानों ने, जनता ने वहां पत्थरबाजी की
और उसके एवज में उनको हत्या करनी थी, तो 5 नौजवानों की हत्या पुलिस के द्वारा करवा दी गई। ये मैसेजिंग पॉलिटिक्स है। ये बात पूरे प्रदेश को पता चल गई। ना इसमें कोई हिंदू मुसलमान का एंगल है, ना कुछ है। अपनी गद्दी बची रहे उसी का प्रयास है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अमित शाह भी है, मोदी भी है, अडानी भी है और आरएसएस का भी थोड़ा बहुत आशीर्वाद हो गई। पैसे के आगे दुनिया झुक जाती है, तो झुकना योगी को भी पड़ेगा। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सर, इन दिनों जो पूजा स्थल कानून है यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जगह जगह चैलेंज किया जा रहा है, चाहे वो संबल हो, बदायूं हो, मथुरा हो, काशी हो, अजमेर हो, इन पूरी घटनाओं को, इन सबको आप किस निगाह से देखते हैं सर? देखिए, ये इस देश के संवैधानिक ढांचे को अस्थिर करने का एक षड्यंत्र है। कल को कोई सरकार बदल गई और तमाम सारी कोर्ट और जज उसके अगर फेवर में आ जाएंगी जी, तो वो अपने हिसाब से काम करने लगेंगे, तो क्या देश के तमाम बहुसंख्यक लोगों को ये बात अच्छी लगेगी क्या? और हमारा संविधान सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। योगी आदित्यनाथ को सख्त हिदायत दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि साहब ऐसा है, बुलडोजर नहीं चलेगा बिना जांच के, बिना इस तरह की चीजों के, बिना नोटिस के। लेकिन योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को नफरत की खेती करनी है। नफरत की खेती के माध्यम से ही वो अपनी सत्ता बनाए रखना चाह रहा है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा योगी आदित्यनाथ के लिए, इतने नफरत की सुरंगे बारूद की मत बिछाओ कि हो सकता है कल का आपका ही पैर उसमें पड़ जाए और सब धुआं धुआं हो जाए। चलिए, बहुत योगी आदित्यनाथ जी को समझना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो इस समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी, जिनको आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने संबल में जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई है डीएम के निर्देश पर, उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, और हाल फिलहाल में जो बयान निकलकर सामने आए, मुख्य रूप से अयोध्या में जो सीएम योगी ने कहा कि भैया संबल हिंसा के पीछे जो लोग हैं उनका डीएनए और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनका डीएनए मैच करता नजर आ रहा है, और बाबर ने जो 500 साल पहले किया वही अब संभल में करने का प्रयास किया गया है। बहरहाल अब आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में महासस्पेंशन खत्म हुआ, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन में टेंशन सी नजर आ रही है। और इंडिया गठबंधन में टेंशन के पीछे का कारण क्या है, उसको लेकर बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर संबल हिंसा पर इंडिया गठबंधन में दरार सी पड़ती नजर आ रही है। संसद में कांग्रेस और सपा अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बड़ी खबर कि इंडिया अलायंस में क्या हो गया, संबल हिंसा एक कारण बन गया है, जहां पर कांग्रेस और सपा की सोच मेल नहीं खा रही। सपा कह रही है कि अडानी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने पूरा कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन संबल हिंसा पर जो सपोर्ट मिलना चाहिए कांग्रेस का वो नहीं मिल रहा। अकेले सपा ने संसद में संबल का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने लोकसभा में संबल हिंसा पर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जानबूझकर सिर्फ रूट के माध्यम से संभल जाने का प्रयास करते रहे, जबकि उनको मालूम था कि यहां पर इससे कुछ नहीं निकलने वाला। बेहतर होता संसद के अंदर संभल के मुद्दे पर कुछ ज्यादा बेहतर धारदार तरीके से वो स्पीकर के सामने यह मुद्दा उठाते। क्या कुछ कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव, सुनिए आप। अडानी जी के मुद्दे पर लगातार समाजवादी लोग अकेले संभल के मुद्दे पर लड़ रहे थे। कांग्रेस के लोग अडानी जी के मुद्दे पर अलग से वो फाइट कर रहे थे। संभल को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी, ये सच है। हालांकि सड़कों पर राहुल जी आए, ये अलग बात। तो सुना आपने धर्मेंद्र यादव को, सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करते आ रहे हैं कि भैया कांग्रेस का साथ तो हमने दे दिया, लेकिन कांग्रेस का साथ हमें मिलेगा कब, ये देखने वाली बात होगी। तो 2 से 3 ऐसे राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस में जो लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं कि आपका साथ हमें कब मिलेगा। और अब तो टीएमसी ये भी कहती नजर आ रही है कि ये वक्त आ चुका है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। फिलहाल इन नामों को बदल के ममता बनर्जी या अखिलेश के नाम पर भी विचार होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं, रुक कर रहे हैं आज की अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। बात हो रही है देवेंद्र फडणवीस की, जहां पर अब महाराष्ट्र के मुखिया के तौर पर देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर सीधे महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व डेप्यूटी सीएम सभी शामिल होंगे। बेहद भव्य तैयारियां आज मुंबई के आजाद मैदान में की जा रही हैं और इससे पहले हमने देखा जो तमाम तरह के गतिरोध थे एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी के बीच, उन सबको दरकिनार किया गया। तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इससे पहले कि शपथ लें उससे पहले आज वो सिद्धि विनायक मंदिर और मुंबा देवी मंदिर में पहुंचे, आशीर्वाद लिया, कामना की कि आने वाले 5 साल का जो कार्यकाल है महाराष्ट्र में वो विकास के नाम पर आगे बढ़ता हुआ नजर आए। तो तमाम कयास, तमाम अफवाहों के बीच सब कुछ का हल निकालकर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आज शाम 5:30 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य तैयारियां भी की गई हैं। जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी तो शामिल होंगे ही, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी कैबिनेट के तमाम बड़े चेहरे, बीजेपी शासित, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम, कई साधु संत समाज के लोग, कई फिल्मी हस्तियां, कई बिजनेसमैन, फील्ड के बड़े चेहरे आज इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर नजर आएंगे। तो कैबिनेट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार डेप्यूटी सीएम, बीजेपी के 19, शिवसेना के 7, एनसीपी के 5 विधायकों को आज शपथ दिलाने की संभावना भी नजर आ रही है। और इससे पहले कि हम आपको बताएं कि फडणवीस कैबिनेट के संभावित चेहरे कौन है, एक एक करके ग्राफिक्स चलाएं, उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाते हैं आपको कि आज क्या कुछ भव्य तैयारियां की गई हैं, कितने बड़े पैमाने पर आज का जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको आयोजित किया जा रहा है। पहले आप देखिए कौन कौन शपथ लेने जा रहा है। महाराष्ट्र शपथ समारोह में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर, एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुखिया डेप्यूटी सीएम के तौर पर, एनसीपी के मुखिया अजित पवार डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए आज नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जल्दी जल्दी बीजेपी के संभावित चेहरे जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन आज ये शपथ लेते नजर आएंगे। इसी के साथ बीजेपी के संभावित चेहरों में आशीष शेलार, रविंद्र चव्हाण, अतुल बचाव, सुधीर मुंगटीवार भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। इसी बीच नीतीश राणे, गणेश नायक, मंगल प्रभात लोढ़ा और राहुल नावेरकर भी बीजेपी के उन तमाम संभावित कंफर्म चेहरों में हैं जो शपथ लेते नजर आएंगे। इसके अलावा अतुल भातखलकर, शिवेंद्र राज भोसले, गोपीचंद शडलकर, तो ये कुल 19 चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी से, इसके अलावा माधुरी मिसाल, राधा कृष्ण विखे पाटिल और जयकुमार रावल, ये वो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिवसेना के संभावित चेहरों की जो आज एकनाथ शिंदे के साथ शपथ लेंगे। दीपक केसरकर, उदय सामंता, शंभुराज देसाई, गुलाबराव पाटिल शपथ लेंगे। शिवसेना की तरफ से कुल 7 लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। वहीं बात एनसीपी की करें तो एनसीपी के भी कई चेहरे आज जो महायुति की सरकार है उसमें कैबिनेट में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी तीनों के बीच तमाम समस्याओं का समाधान कर लिया गया। एनसीपी के संभावित 6 चेहरे निकलकर सामने आए हैं। धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ। तो तमाम लोग जो आज महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इसी बीच इस भव्य कार्यक्रम को बेहद शानदार तरीके से संपन्न कराने के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, वो तमाम चीजें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक करके ग्राफिक्स हम चला रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो हाईलाइट्स है वो आप देखिए। कार्यक्रम में कुल 42,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी, 9 से 10 केंद्रीय मंत्री, 19 मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम मौजूद होंगे। कार्यक्रम में 40,000 बीजेपी समर्थकों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। 2,000 वीवीआईपी के लिए अलग बैठने की व्यवस्था भी आज के शपथ ग्रहण समारोह में की गई है। इस कार्यक्रम में कई धर्म गुरु भी उपस्थित रहेंगे। तमाम चीजें आपकी टीवी स्क्रीन पर आज का कार्यक्रम कितना खास रहने वाला है, कितना भव्य रहने वाला है,
और बड़ी बात, अब देखिए कितने सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि समारोह के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम, 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती इस कार्यक्रम में की गई है। सुरक्षा के लिए 3500 पुलिसकर्मी और 520 ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की भी एक प्लाटून मौजूद रहेगी। साथ ही साथ क्विक रिस्पांस टीम, राइट कंट्रोल टीम, डेल्टा टीम भी इस कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगी। इसके अलावा कॉम्पैक्ट टीम और बॉम्ब स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। तो शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी बड़ी अपडेट, बड़ी हाइलाइट्स एक एक करके हमने आपके सामने रखी है। हकीम देशमुख इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। हकीम, अब समय गुजरता जा रहा है, अब महज कुछ ही घंटों का इंतजार है और उसके बाद भव्य कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ ग्राउंड जीरो से अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं? किस तरह से जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में? किया गया था वो लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। इसमें महंत है, साधु है। उसके बाद जिस तरीके से अगर हम किस नेताओं की बात करते हैं, केंद्र के मंत्री है अमित शाह 3:30 बजे जो है वो तीनों दल जो है शिवसेना, उसके बाद एनसीपी और उसके बाद बीजेपी, तीनों दल के नेताओं से बैठक करेंगे। तीनों दल के नेताओं से बैठक करने के बाद में ऐलान किया जाएगा कि कौन कौन मंत्री जो है वो आज शपथ लेगा। डिप्टी सीएम दोनों भी और सीएम तो आज शपथ लेगी, साथ ही साथ कितने लोग और शपथ लेंगे इसका आंकड़ा जो है पूरे तरीके से 3:30 बजे के बाद जो है वो बताया जाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर पूरे तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से हम मुंबई की बात करते हैं, सभी तरफ जो है वो बैनर्स और होल्डिंग बड़े पैमाने पर लगाए गए हैं और पूरे तरीके से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर मुहैया जो है वो की जा चुकी है। 3500 पुलिसकर्मी है, एसआरपी के जवान है, एसपीबी के जवान है और कई अलग अलग जो दल है, अलग अलग जो सुरक्षा कर्मी हो यहाँ पर मौजूद है। बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पर मौजूद है और वही जिस तरीके से हम बात करते हैं फायर ब्रिगेड की, वो पूरे तरीके से मौजूद है और डॉक्टर की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है पूरे तरीके से। यानी कि नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। इस तरीके से इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ये स्थितियां जो है वो देखी जा सकती है। बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पर मंत्रिमंडल के लोग यहाँ पर आएंगे, अलग अलग एनडीए के स्थापित जिस तरीके से जो मंत्रालय है वहाँ के लोग यहाँ पर आएंगे। डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद रहेंगे एनडीए शासित राज्यों के। वही महाराष्ट्र की अगर हम बात करते तो महाराष्ट्र के सभी पूर्व मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है, लाड़ की बहनों को आमंत्रित किया गया है, किसानों को आमंत्रित किया जी। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कई बॉलीवुड स्टार्स को भी इनविटेशन दिया गया है। बिजनेस इंडस्ट्री से भी बड़े बड़े वीआईपी जिनका अंतर्राष्ट्रीय जगत में नाम गूंजता है, वो सब भी आज इनवाइटी के तौर पर बुलाए गए हैं। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स के फील्ड के भी कई जो खिलाड़ी दिग्गज है वो सब भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। माया नगरी मुंबई में हो रहा है तो नो डाउट अपने आप में 4 चांद लगेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। फिलहाल ये प्रोग्राम भले ही महाराष्ट्र का हो, सर पर जो ताज है कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस से चल रहा हो, लेकिन पूरे तरीके से तैयारियां नेशनल लेवल के प्रोग्राम की जैसी तैयारियां जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी प्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। खेल दुनिया से जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, सेलिब्रिटी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो है वो पॉलिटिक्स के लोग यहाँ पर आएंगे, किसान यहाँ पर आएंगे। बड़े बड़े पैमाने, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो यहाँ पर आज मौजूद रहेंगे। वीआईपी बिल्कुल। तो आपसे कुछ ही देर का इंतजार और कुछ ही देर के इंतजार के बाद आखिरकार देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से जाने जाएंगे। तीसरी बार वो शपथ लगाते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम, हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। बहरहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए न्यूज़@1 में बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।